friends, today we are going to discuss the concept relating to consideration. आज हम प्रतिफल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। प्रतिफल जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही आवश्यक तत्व है। When we are talking about the consideration, the definition of consideration is mentioned under section 2D of Indian Contract Act 1872. जब हम बात करते हैं प्रतिफल की, तो किसी भी चीज से संबंधित किसी संविदा में अंतरित होने के लिए हमें उसके बदले में कोई प्रतिफल का दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रतिफल के एक संविदा पूर्ण नहीं हो सकती है। एंड कंसिडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, द डेफिनेशन इज मेंशन्ड इन द सेक्शन 2D। 2D में कहा गया है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर और अ पर्सन, it means a person who is a promisee or any another person did something, is ready to do something, or he promised to do something in future, he abstained from doing something, he promised to not to do something, so that doing, abstinence from doing is called consideration in lieu of promise। इसका मतलब है जब प्रॉमिसर या प्रस्तावकर्ता की इच्छा पर कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है, करने से विरत रहा है, करने का या विरत रहने का वचन देता है, या भविष्य में कोई कार्य करने का या करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य प्रविरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल माने जाते हैं। तो ये डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज समथिंग लाइक इट इज नॉट मच क्लियर, या इट इज अ लिटिल बिट टिपिकल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसिडरेशन। जब किसी चीज को बेचने के लिए, सपोज मैं इस पेन को 50 रुपए में बेचना चाहती हूँ, दिस इज अ पेन एंड आई एम विलिंग टू सेल इट इन 50 रुपीज, तो यह 50 रुपए इस पेन के बदले में दिया जाने वाला प्रतिफल है। और ये प्रतिफल, ये 50 रुपए हो सकता है मुझे भविष्य में मिले, हो सकता है मुझे भूतकाल में मिल चुके हो, या जिस समय ये पेन सामने वाले को बेचती हूँ उसी समय मुझे ये 50 रुपए मिलते हैं। सो इट मे बी पास्ट, इट मे बी फ्यूचर, इट मे बी इन प्रेजेंट। ओके, सो 3 तरीके का प्रतिफल हो सकता है जो भूत, भविष्य, वर्तमान के रूप में देखा जाता है। सो 2D is talking about when at the desire of the promiser, promisee or any another person। तो पहली चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, at the desire of the promiser, कि जो प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, जो बंदा प्रॉमिस करता है, जो प्रस्ताव करता है, तो प्रॉमिसर या प्रस्तावक की इच्छा पर या प्रस्तावकर्ता की इच्छा पर। ओके, सो अ कंसिडरेशन इज ऑलवेज एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ठीक है, बट हु कैन गिव अ कंसिडरेशन? अ प्रॉमिसी और एनी अनदर पर्सन, या तो प्रॉमिसी या कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रॉमिसी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति वो प्रतिफल दे सकता है। तो इस तरीके से ये आवश्यक नहीं है कि दैट कंसिडरेशन इज ऑलवेज पेड बाय द प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसी और एनी अदर person। So the most important term कि when we are talking about a promisee or any another person can pay a consideration। मैं ये पेन X को 50 रुपए में बेचती हूँ, तो in this case I am a promiser। Okay, so it is always at the desire of the promiser। तो ये जो 50 रुपए की कीमत है वो मेरे द्वारा तय की गई है। I am ready to give this pen in lieu of 50 rupees। 50 रुपए में ये पेन मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, who can give the consideration? I am selling this pen to X। अब यही पेन X 50 रुपए या तो X के द्वारा मुझे पे किए जाए, और X कैन से कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू पे दिस 50 रुपीज, दिस 50 रुपीज विल बी पेड बाय Y। ओके, तो ये पेन मैंने X को बेचा है, वी आर द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट द कंसिडरेशन इज पेड बाय a third party। For example, we can say कि there are in certain cases there are contract between 2 parties, and these 2 parties and the beneficiary is something else। Okay, is someone else who is getting the benefit from this contract। Like कि जब किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है कि आई एम गोइंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ स्कूल, कि मैंने अपने बच्चे की फीस स्कूल को पे की है। ओके, एंड दैट स्कूल इज गेटिंग अ पर्टिकुलर फीस। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम पेइंग
taking the consideration is college, school or college as a person, as a party of the contract, he is taking that consideration. But the something else, a third party, a beneficiary is getting a benefit from such contract. He is not the party of the contract. The parents and the school, these are the two parties of the contract. But a third party, that child is getting a benefit from such kind of contract. तो इसलिए ये consideration किसी third party के द्वारा भी पे किया जा सकता है. तो देखिए first concept, at the desire of the promisor, at promise it is always given by the promisee or any other person. And third, it may be present, past और फ्यूचर. ओके, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है. तो दीज आर दी थ्री एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन. कंसीडरेशन किस तरीके से पे किया जाएगा, कौन पे करेगा और ये किस समय पे किया जाएगा, उसके बारे में ये तीन बातें हैं जो सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं. एट द सेम टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डॉक्ट्रिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट मे बी पेड बाय एनी अनदर पर्सन. जब भी मैं ये बात कहती हूँ कि कंसीडरेशन किसी थर्ड पार्टी या तृतीय पक्षकार के द्वारा भी दिया जा सकता है, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट का एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध की वैधता, कि जहां पर अ पर्सन who is not the party of a contract, okay, he can take a particular benefit from the contract. कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ दोनों कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, okay, they are not getting the benefit and a third party is getting the benefit. प्रिविटी का अर्थ होता है नजदीकी, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप. अ पर्सन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका पूरा अर्थ है अनुबंध की वैधता. ये प्रिविटी का अर्थ है कि जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज मेंशन अ पर्सन एज पर द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदा का पक्षकार नहीं है, वो उस संविदा से किसी भी प्रकार का फायदा अभिप्राप्त नहीं कर सकता है. ये एक जनरल रूल है, लेकिन इसके साथ ही आपको इसके अपवाद भी सेक्शन 2D में देखने को मिलेंगे. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सो the person who is not the part of the contract, he cannot take the benefit, okay. But at the same time, in Indian law of contract, there are few exceptions to this rule. The first thing, relations based on trust of contractual rights, trust of contractual rights, or we can say beneficiary under contract. Beneficiary under a contract. A person who is a beneficiary under a law of contract can ask for the परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. एक बंदा जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से लाभ उठा सकता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेरेंट्स एंड स्कूल्स, देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू पार्टीज, बट अ चाइल्ड, इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ दैट चाइल्ड, ही कैन फाइल अ सूट बिकॉज इन दिस केस दैट चाइल्ड इज अ बेनिफिशियरी. ओके, दिस इज द first case. Second case, when we are talking about the privity of contract, the second thing is based on the conduct, acknowledgement and admission, where the conduct of the parties or there is acknowledgement or there is any admission, जहाँ व्यक्ति का आचरण
उसका ज्ञान किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसके द्वारा स्वीकृति की जा चुकी है, तो वो ये तीनों ही चीजें, इन तीनों संस्वीकृति के पश्चात या आचरण के पश्चात जहां किसी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है कि यस दैट पर्सन इज द बेनिफिशियरी, ही इज गोइंग टू टेक द बेनिफिट, मे बी ही और शी इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन इज ऑलवेज एंटाइटल्ड टू टेक अ बेनिफिट. एंड द थर्ड एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी, आई एम टॉकिंग, दीज आर द एक्सेप्शंस, रिमेंबर. And the third exception of law of contract under Indian law is the marriage expenses or maintenance. Marriage expenses और मेंटेनेंस. और तीसरी बात जहां हम करते हैं वो मैरिज एक्सपेंसेस या मेंटेनेंस के बारे में आती है. बहुत से ऐसे एग्जांपल बोलेंगे, बिकॉज इन इंडिया देयर आर कंसेप्ट ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, देयर आर कंसेप्ट ऑफ द फैमिली की वेयर अ पर्सन हु इज द कर्ता ऑफ द फैमिली, दैट पर्सन इज लायबल टू पे द मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अ डॉटर और ऑफ अ सिस्टर. ओके, सो in these circumstances if there is a contract between, maybe there is a contract between the father and the brothers, ठीक है, कि I am transferring all my property in the names of my son, but my sons are liable to pay a particular amount of money at the time of marriage of my daughter. Okay, such agreement, in such kind of agreement that daughter is entitled to claim her rights. कि ऐसे इंडिया में बहुत से ऐसे मामले हैं कि जहाँ पे जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, और जहाँ का उस परिवार का कर्ता है, वो कर्ता अपनी उस कर्ता और अन्य परिवार के सदस्यों के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि वह कर्ता किसी कॉन्ट्रैक्ट में या संविदा में प्रविष्ट होते हुए कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट फादर कर्ता और उसके बेटों के बीच में है कि शादी के समय उन बेटों को एक निश्चित धनराशि अपनी बहन या बेटी की शादी में खर्च करने के लिए उसी संपत्ति में से देनी होगी. तो इन मामलों में डॉटर, जो थर्ड पार्टी, जो तृतीय पक्षकार है, हु इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, शी कैन क्लेम हर राइट इन द प्रॉपर्टी. ओके, तो ये तीन अपवाद हैं. जो पहला अपवाद है ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, और बेनिफिशियरी, जो भी व्यक्ति फायदा अभिप्राप्त करने वाला है उस व्यक्ति को अधिकार है, तो वो तृतीय पक्षकार होते हुए भी वो उस संविदा को का निष्पादन करवा सकता है. दूसरा कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट एंड एडमिशन, एंड थर्ड मैरिज एक्सपेंसेस. तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं कंसीडरेशन की, उस कंसीडरेशन में सबसे पहले आवश्यकता है इट इज ऑलवेज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. सेकेंड थिंग हम बात कर रहे हैं कि it may be paid by the promisee or any other person, और it may be present, it may be future, it may be past. Okay, ये तीन तरह की बातें हैं जो सेक्शन 2D से हमें देखने को मिलती हैं. दूसरा कंसीडरेशन में जो मुख्य भाग है वो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. तो आज के अध्याय में हमने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और से रिलेटेड बातें पढ़ी. आगे हम बिना कंसीडरेशन की कोई संविदा कैसे वैध मानी जाती है वो देखेंगे. तब तक धन्यवाद.